अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी, आप देखा प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज मंगल 16 जनवरी है। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे सिंध के निगरान वज़ीर आला की जानिब से डिटेरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द मेजर सिटीज़ एंड इन रूरल एरिया से मुतालिक जो उन्होंने एक लेटर सिंध पुलिस के आईजी और ख़ुद डीजी रेंजर्स को भिजवाया है। इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, इसे भिजवाने की ज़रूरत या नौबत सिंध के निगरान वज़ीर आला को क्यों पेश आई, क्या ये लेटर जो है वो 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन पर असरअंदाज होगा कि नहीं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे मलीर कैंट थाने पर, जहां 1 महीने के अंदर तीसरा एसआईओ को भी सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन को जो है इस एक थाने में यकजा कर दिया गया है और तमाम स्टाफ जो है वो एसएचओ के बराह रास्त निगरानी में काम कर रहा है। यही वजह है कि एसएचओ की फरमाइश और ख्वाहिश पर हमेशा न सिर्फ वहाँ एसआईओ की पोस्टिंग होती है, बल्कि एसआईओ का तबादला या उनकी मुअत्तली या फिर उन्हें संगीन सजाएं भी जो है वो एसएचओ की ख्वाहिश पर उन्हीं की रिपोर्टों के नतीजे में जो है एडिशनल आईजी कराची देते हैं। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में हम बात ये भी करेंगे कि आखिर कोतवाली शहर को जो है वो स्पेशल ब्रांच की जानिब से जारी करदा आईआरस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात क्यों पैदा हो गया और क्यों उन्हें जो है अब हर आईआर पर जो है डायरेक्ट जो है इंक्वायरी करने से रोकने का हुक्मनामा जारी करना पड़ा। और अब उनकी जानिब से ये हुक्मनामा जारी किया गया कि किसी भी आईआर पर जो है बराह रास्त इंक्वायरी करने के बजाय, कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बाज़ाब्ता एक डीआईजी जो है उसकी इंक्वायरी करेगा। अगर वो इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए तो उसके बाद ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। तो क्या इससे स्पेशल ब्रांच की जो खुद मुख्तारी है उस पर सवालात नहीं खड़े हो गए? क्या स्पेशल ब्रांच एक तरीके से दोबारा से एडिशनल आईजी कराची के अंडर में आ गई और एक तरीके से एडिशनल आईजी क्या हरामखोर एसएचओज और थाने के हेड मोररों के अलावा हरामखोर डीएसपीज और एसएसपीज का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं? इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का हमारा जो अगला हिस्सा है और आखिरी खबर जो है वो है कि कौन खुशनसीब बनने जा रहा है डीजीएफआईए। क्या डॉक्टर अमीर शेख पन्नू आकिल में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद डीजीएफआईए बन सकेंगे? और क्या सक्खर के जो मौजूदा एसएसपी है जुबैर नज़ीर शेख उस अफसोसनाक वाक़े के बाद अपनी पोस्ट पर बराजमान रह सकेंगे? इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत उस लेटर से करते हैं जो कि सिंध के निगरान वज़ीर आला की जानिब से आईजी सिंध रिफ़त मुख्तार राजा और ख़ुद डीजी रेंजर्स को जारी किया गया। स्क्रीन पर नाज़रीन आप ये लेटर इस वक्त देख रहे हैं। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस लेटर को इस वक्त भिजवाने की कोई वजह समझ में नहीं आ रही कि इस वक्त इलेक्शन से महज 22-23 दिन पहले इस लेटर को भिजवाने की क्या वजह है, जिसमें जो है खुद सिंध के अंदर जो है वो यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई सूरत हाल और ख़ुद अगवा बराए तावान, कत्ल और कैंडिडेट पर जो हमले हुए हैं उससे मुतालिक जो है वो निगरान वज़ीर आला ने जो है अपने इस ख़त में जो है इजहार किया है। और यानी कि लॉ एंड ऑर्डर पर जो है वो उन्होंने जो है वो इत्मीनान का इजहार नहीं किया कि दोनों इदारे जो है वो अपने फ़राइज़ को सही तरीके से सर अंजाम देने में कामयाब नहीं हो सके। सिंध की सूरत हाल तो रोज़ अव्वल से जब उन्होंने निगरान वज़ीर आला बने थे तो उससे पहले और उसके बाद हालात जूं के तूं चलते आ रहे हैं, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ा। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि अब इस वक्त इस लेटर को जारी करने का मकसद क्या ख़ुद को इन तमाम तर जिम्मेवारियों से बरी उज़मा करार देने की कोशिश है या कि इसकी वजह कुछ और है? हमारे नुमाइंदे ने जो रिपोर्ट भिजवाई है कि पिछले 2 हफ्ते कबल जो है सिंध के आईजी रिफ़त मुख्तार राजा ने जो है
5 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के तबादले की कोशिश की थी, जिसमें खुद सजावल के खातून एसएसपी भी शामिल थी, इस तरीके से नवाबशाह की एसएसपी थी, उसमें शिकारपुर के जो एसएसपी थे और ख़ुद कोरंगी के एसएसपी, यानी कुल 5 एसएसपी थे। इनको तब्दील करने के लिए आईजी ने कोशिश की थी, लेकिन ख़ुद निगरान वज़ीर आला की जानिब से जो है वो उन्हें रोक दिया गया था कि आप इन्हें तब्दील ना करें। ये वो इलाके हैं जहाँ पर वारदातें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिस पर आईजी सिंध ने एक्शन लेने की कोशिश की थी कि इन एसएसपीज की नाअहली की वजह से जो है ये इलाके जो है यहाँ पर वारदातें बढ़ चुकी हैं। उसके बाद ख़ुद गोडकी के अलावा जो है कश्मोर और इनके भी एसएसपीज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश आईजी साहब कर रहे थे, लेकिन आईजी को वहाँ भी मना कर दिया गया था। और कहा यह जाता है कि अब ये जो लेटर निकला है सीएम की ऑफिस से, इस लेटर का मकसद जो है वो एक तरीके से आईजी को जो है वो नाकाम साबित करना है। रेंजर्स का जिक्र करने का मकसद आईजी को सिंगल आउट नहीं करना, जाहिर करना है कि दोनों जो बड़ी फोर्सेस हैं उन पर जो है सीएम की जानिब से एक तरीके से नाराज़गी, इनकी कारकर्दगी पर जो है सीएम की जानिब से नाराज़गी का इजहार दिखाया गया है। हालांकि हकीकतन में कहा जाता है कि निशाना जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा ही बताए जाते हैं। और कहा यह भी जाता है कि ये तो रोज़े अव्वल से ही जो है इनमें कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, दोनों में एक तरीके से 36 का आंकड़ा है, यानी मुखालफत पाई जाती है दोनों में। अभी आईजी ने चार्ज भी नहीं लिया था और अब सिर्फ वो मिलने जा रहे थे। रस्मन जो मुलाकातें होती हैं, कोई भी आईजी जब किसी सूबे का आईजी बन के जाता है तो वो जाहिर है कि सिंध के वो वहाँ के वज़ीर आला से, गवर्नर से मुलाकातें उनकी होती। तो पहली मुलाकात करने, अपना तारुफ करने जब जा रहे थे तो उससे पहले ही जो है वो सीएम ने कोई लेटर लिख दिया था वफाक को कि भाई उनकी मशावरत के बगैर आपने इनकी पोस्टिंग यहाँ पर कैसे कर ली। और उन्होंने एक तरीके से उनसे मुलाकात करने से ही इनकार कर दिया था। फिर जिन लोगों ने उनकी पोस्टिंग कराई थी, जब वहाँ से एक उछलता हुआ टेलीफोन उन्हें मौसूल हो तो फिर उसके बाद उन्होंने दिल पर जबर करते हुए जो है वो आईजी से मुलाकात कर दी। तो खैर ताल्लुकात इनके पहले से अच्छे नहीं थे, तो इस किस्म के ख़राब ताल्लुकात में इस किस्म के लेटर का आना जो है वो कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन इस लेटर के असल कहानी जो है हमारे नुमाइंदे को जो पुलिस के सीनियर अफसरों के जरिए जो मालूमात मिली उससे यही मालूम हुआ कि इसके पीछे असल कहानी क्या है। अब चलते हैं प्रोग्राम का जो हमारा दूसरा हिस्सा है वो है मलीर कैंट। मलीर कैंट थाना जहां खुद अदालती छापों से महफूज है, जहां दूसरे और बहुत सारे मामलात में उन्हें दूसरे थानों के मुकाबले में एक अफजलियत हासिल है, एक फोकियत हासिल है कि वहाँ कोई दहशत गर्दों का हमला नहीं हो सकता है, कोई और लोगों की यलगार वहाँ नहीं पहुँच सकती। थाने का घेराव करने के लिए थाने के अफसरों, एसएचओ या दूसरे अमले के जानते कितना ही कोई गलत किस्म का कोई नाकानूनियत की इंतहाई क्यों ना कर दिया, लेकिन थाना हर लिहाज से महफूज है क्योंकि वो मलीर कैंट के अंदर है। और उस थाने तक पहुंचने के लिए जो है वो उन्हें एक तरीके से आग के दरिया को अबूर करना पड़ता है उस सिक्योरिटी हसार से निकलने के लिए, जहां पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान खड़े होते बाकायदा चेक करते हैं और थाने के ड्यूटी अफसर से या एसएचओ से फोन पर जो है वो अप्रूवल लेने के बाद ही उन्हें जाने की इजाज़त है। इतनी ज़्यादा फैसिलिटी तो या सिर्फ आईजी को हासिल है या फिर उनके एडिशनल आईजी कराची को कि उनके दफ्तर में कोई इस तरीके से मुंह उठाया नहीं जा सकता। ये वाहिद थाना है कराची के 106 या 7 थानों में जिन्हें ये फजीलत हासिल है महज अपने उस इलाके की वजह से जहाँ पर यह थाना वाक़या है, मलीर कैंट। अब इतनी लंबी तहमीद बांधने की ज़रूरत या नौबत मुझे इसलिए पेश आई कि अब वहाँ का जो एसआईओ है, बेचारा एसआईओ अपने खातून एसएसपी से ज़्यादा, अपने यानी कि डीएसपी से ज़्यादा जो है वो एसएचओ के रहम व करम पर है। एसएचओ न सिर्फ उनकी पोस्टिंग करवाते हैं बल्कि एसएचओ जब चाहे उन्हें फूंक मार के जो है वो उड़ा सकता है। अगर वो एसआईओ उनके ख्वाहिशात, उनके इरादों, उनके मंसूबों के राह में दीवार बन जाए, दूसरे मानों में अगर वो उनके डिक्टेशन पर नहीं चलेगा तो वो एसआईओ जो है वहाँ पर एक लम्हे के लिए भी रह नहीं सकता। अब इस सिलसिले में खुद जो एसआईओ पहले यहाँ सस्पेंड हो चुके हैं उन्होंने जो हमारे नुमाइंदा खसूसी को अपने दुकड़े सुनाए हैं, उन दुकड़े के मुताबिक जो है यहाँ पर जो एसएचओ जो यहाँ का है वो जो है वो यूँ समझो कि
एडिशनल आईजी कराची का नुमाइंदा खसूसी है, यानी कि उन्हें जो भी कुछ शिकायत होती है इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक, तो वो किसी ना तो अपने डीएसपी को खातिर में लाते हैं, ना अपने एसएसपी को, यहाँ तक कि अपने डीआईजी को भी नहीं पूछना, डायरेक्ट जो है वो उनकी परवाज़ जो है वो कोतवाली शहर के ऑफिस पर उतरती और वहाँ से ही वो जो है उन्हें बताकर जो है वो अपने रास्ते के कांटों को एक एक करके निकाल रहे हैं। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत इनकी होती है जनाब, एक झूठी एफआईआर पहले दर्ज होती है। पहले मैं प्रोग्राम कर चुका हूं कि ये झूठी एफआईआर का जो है एक मरकज बन चुका है मलीर कैंट थाना। पहले जो एक तो झूठी एफआईआर गैंग रेप की होती है, जिसमें गुलबहार एक सब इंस्पेक्टर वो कारनामा सर अंजाम देते हैं, जिसमें जो है वो एक बहुत ही आलिम फाजिल किस्म के लोग, एक दवासाज कंपनी के मालिक होते हैं, उनके एक मुलाजिम शान ने जो है वो उनके फैक्ट्री में जो है कोई 2.5-3 करोड़ का जो है उन्होंने चोरी की होती है, पकड़े जाते हैं कैमरे के जरिए। बाद में वो कुछ पैसे वापस करते हैं, लेकिन बकिया पैसे जब वापस नहीं करते तो उनके चचा जो है वो उन्हें मशवरा दे कि आप वापस ना करो, हम इनको हिसाब चुकता करते हैं। बाद में जाके वो किसी एक लड़की के साथ जो है खुद हरामपाई करके फिर उसकी झूठी एफआईआर जो है इसी मलीर कैंट थाने में गैंग रेप का जो है इन उलमा के खिलाफ दर्ज कराते हैं और फिर पुलिस के जरिए उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। इससे यहाँ पर शुरुआत हो जाती है झूठी एफआईआर की। इसके बाद जो है एक एफआईआर नंबर जो है 594/23 ये झूठी एफआईआर दर्ज करते हैं। ये एफआईआर जो है वो 2 बिजनेसमैनों के खिलाफ हैं। ये भी जो है पठान बिजनेसमैन हैं, एक साहब रहमान है, दूसरा इस्माइल। इन्हें 970 ग्राम हेरोइन में बंद किया जाता है और टोपियां घुमाई जाती है कि ये रेंजर ने बेचा है। रेंजर वाले कहते हैं हमें नहीं पता, यानी पुलिस जो है वो सबको घुमाती है। खुद कोतवाली शहर के छतरी तले, यानी कोतवाली शहर एडिशनल आईजी को सब पता है, लेकिन उन्होंने अपनी ये दोनों आंखें बंद की हुई, क्योंकि कहा जाता है कि उनके पठान खान को इस बहुत बड़े झूठी एफआईआर के मद में 40 लाख रुपए जो है पठान खान ले चुके हैं अपना मुंह बंद करने के लिए और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। आईजी रिफत मुख्तार राजा साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, खुदारा आप इसमें इंटरवीन करें, वरना यह कहा जाएगा कि मजबूरन के आपके भी हाथ रंगे हुए हैं या फिर बंधे हुए हैं कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते। आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार जो है मैं मुतवज्जा कर चुका हूं और हमारे व्यूवर जो है वो लाखों की तादाद में जानते हैं कि आप सब कुछ जानने के बावजूद आपने क्यों मानी खैस जो है वो खामोशी इख्तियार की हुई है कि इन्हें ये एफआईआर जब हो जाती है तो उसके बाद जो है ये झूठी एफआईआर जो है ये जमीन का तनाजा है। ये कोई बहुत बड़ी जमीन है, 450 के करीब एकड़ है। उस पर जो है इनके तीसरे पार्टनर की नीयत खराब हो गई थी और तीसरे पार्टनर ने जो है हबीब वली उनका नाम है, उन्होंने जो है वो 1 करोड़ रुपए देकर ये झूठी एफआईआर दर्ज कराई, अपने पार्टनर को बंद कर दिया पुलिस के जरिए। वो बेचारे जो है बंद हो गए और वो एक तरीके से उनको विड्रा कराना था, जो कि मामला बाद में खुल गया और पिटीशन भी कोर्ट में लग चुकी है इसी पुलिस के खिलाफ कि उन्होंने झूठी एफआईआर क्यों दर्ज कराई। अब इस झूठी एफआईआर का भांडा फोड़ने वाले जो है उस वक्त के एसआईओ जावेद बब्बर को बजाय तबकियां देने के, बजाय उन्हें अप्रिशिएट करने के, उन्हें जो है वो एसएचओ की एक झूठी रिपोर्ट पर जो है मिसकंडक्ट, हालांकि एसएचओ भिजवाने का मजाज नहीं है, एक ऐसी रिपोर्ट जो कि इंटरटेन करने के भी जो है कोतवाली शहर मजाज नहीं है, लेकिन चूंकि वो पठान खान ने पैसे पकड़े हुए थे, पठान खान ने कहा कि इस पर आप कार्रवाई करें। उस पर जो है फिर कोतवाली शहर ने जो है अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। आईजी रिफत मुख्तार राजा साहब वो नहीं सस्पेंड कर सकते, उन्होंने सस्पेंड कर दिया, उन्हें ये हो गया जनाब, सस्पेंड हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जो है दूसरा मामला जो है वो इंस्पेक्टर आफ्ताब को इन्होंने सस्पेंड किया। वो कौन सा मामला था? सहारनपुर हाउसिंग सोसाइटी वाला। उसमें मजहर शाह गिलानी के खिलाफ झूठी एफआईआर उन्होंने 3 दर्ज कर दिए, जिस पर जो है वो जो एसआईओ है इन्होंने कहा कि भाई ये तो झूठी एफआईआर है, इसको मैं नहीं करूंगा, इसके खिलाफ होनी चाहिए। उस पर जो है फिर उन्होंने उसको भी सस्पेंड कर दिया। अब तीसरा जो एसआईओ है इंस्पेक्टर साहब खान के साथ भी यही हुआ, इसको भी कहा कि चारों के चारों केस चालान करो। वो केस जो कि सहारनपुर हाउसिंग सोसाइटी के झूठे मुकदमे थे, जिसको पहले जो है उस आफ्ताब ने चालान नहीं किया तो उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब इनसे कहा करो तो इन्होंने भी इनकार कर दिया कि झूठे एफआईआर है, मैं इसको चालान नहीं कर सकता, जिस पर अब इन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। तो मैं अब
दरख्वास्त करूंगा खुद कोतवाली शहर को कि भाई जब आप इतना ही सब कुछ करें तो फिर आप ये भी इन्हें खसूसी इख्तियार दें कि इन मुकदमों का चालान भी जो है वो SHO मलीर कैंट खुद ही कर दे तो बेहतर है। अगर वो खुद नहीं करेंगे तो जो भी बेचारा SIU आएगा वो इस तरीके से सस्पेंड होता चला जाएगा गाजर मूली की तरह से। ये क्या हो रहा है मलीर कैंट थाने में? क्यों झूठी FIR दर्ज करते हो जिसके लिए फिर आपको कोई चालान करने के लिए कोई कंधा नहीं मिलता? जो बेचारा आता है अपनी खाल बचाने के लिए आप उन्हें सस्पेंड कर देते हो। यानी कि वो बेचारे कोर्ट से बचते, कोर्ट उन्हें सरजनिश करेगी, कोर्ट की सजा से बचते बचते जो है वो SHO की तरफ से भिजवाई जाने वाली रिपोर्ट के नतीजे में सजा पा लेते हैं। IG रिफत मुख्तार राजा साहब, इस पर खुदारा आप मुदाखलत करें। मलीर कैंट जो है वो सिंध पुलिस ही में शामिल है, कोई पंजाब में शामिल नहीं है कि आपका दायरा इख्तियार में नहीं आता है। करें कार्रवाई और आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने बड़े बड़े लोग जो है मुलविस, और क्योंकि इसमें इतने बड़े मुलविस हैं कि ना वहाँ SSP जो मलीर है वहाँ के क्या नाम है तारिक इलाही मस्तूई, उनके भी पर जलते हैं, और खुद सबसे बढ़कर जो ईस्ट जोन के जो DIG हैं गुलाम असफर मैसर, उनके भी पर जलते हैं। इस मलीर कैंट थाने की तरफ झांकने की, देखने की भी उन बेचारों में हिम्मत और जुर्रत नहीं है, जिसका जिंदा सबूत जो है 1 महीने में 3 SIO की जो है मुअत्तली है। देखना यह कि खातून SSP मलीर जो है इन्वेस्टिगेशन की, लुबना टिवाना जो है इसमें अपना क्या किरदार अदा करती है। अब चलते हैं प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है वो है IR का। जो IR जितनी भरमार हो रही है और IR के नतीजे में जो सैकड़ों पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं, बिल आखिर जो है वो कोतवाली शहर जो है खादिम रिंग को सीसा पलाई दीवार बनना पड़ा उन IRs के आगे, और उनको ये हुक्मनामा जारी करना पड़ा कि अब किसी IR पर जो है बराह रास्त न तो कोई डिस्ट्रिक्ट SSP कार्रवाई करेगा न ही कोई DIG करेगा। अब जिस जोन और के IR आती है वहां का DIG पहले उन IRs की इंक्वायरी करेगा। अगर इंक्वायरी में वो इल्जामात दुरुस्त साबित होते हैं तो फिर वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे, वरना उस IR को जो है रद्दी की टोकरी के नजर कर दे। अब पहले आप अंदाजा लगाएं कि ये जो IR है ये एक अलग ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच बराह रास्त IG के अंडर में है, कोतवाली शहर के अंडर में नहीं आती है। वो उनकी IRs को इस तरीके से इंक्वायरियों के प्रोसेस से नहीं गुजार सकते। अगर IR गलत है तो वो उसकी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन IR को आप उठा के फेंक दें तो ये तो आप बराह रास्त जो है वो स्पेशल ब्रांच के कामों में मुदाखलत के मुर्तकिब हो रहे हैं। इसी तरीके से जब उस वक्त जावेद आलम ओडो जब एडिशनल IG कराची थे और IG गुलाम नबी मेमन थे और खुद कोतवाली शहर खादिम एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच थे, तो उस वक्त जावेद आलम ओडो ने भी यही मुतालबा किया था, लेकिन उन्हें एक तरीके से उस वक्त कहते हैं कि खुद खादिम रिंग की जानिब से जो है IG को शिकायत करके एक तरीके से शटअप कॉल दे दी गई थी कि ये हमारे कामों में मुदाखलत ना करे, जो रिपोर्ट आती है उस पर मनवान आप कार्रवाइयां करने के पाबंद हैं, उसे आप रद्द नहीं कर सकते। अगर आप रद्द करोगे तो आप एक तरीके से सिंध के IG के रिट को चैलेंज के मुतरादिफ हो जाओगे। उस वक्त तो आपने ये लॉजिक इस्तेमाल की थी। अब जब आपके अपने पर जलने लग गए, आपके अपने लाडले उसके जद में आ रहे, तो आप वहां पर जो है वो आपका पैमाना बदल चुका है और अब आपको हुक्मनामा जारी कर दिया गया। यकीनन जुल्फ़िकार लाड़िक को भी इस सिलसिले में वही मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत है जो मौक़िफ़ खुद उस वक्त खादिम रिंद ने इख्तियार किया था। IG रिफत मुख्तार राजा साहब, आप इसमें मुदाखलत करें, क्योंकि अगर IR पर ये खुद इंक्वायरी करेंगे तो एक DIG जिसकी अपने जोन से मुतालिक IR आई है तो वो कैसे उस IR को बर्दाश्त करेंगे। उनकी तो पूरी कोशिश होगी कि इस IR को झूठा साबित करके अपने क्रिमिनल SHO को वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब हो जाए। ये कैसे हो सकता है कि दूध की रखवाली पर आपने बिल्ली को बिठवा दिया और बिल्ली उसको कैसे उसकी रखवाली कर सके, वो तो खुद दूध पी जाएगी। तो यही वही सिचुएशन है कि एडिशनल IG कराची ने इस किस्म का हुक्मनामा जारी करके जो है वो अपने चोर लुटेरे हरामखोर SHOs को, जो कि ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे जिस वक्त चलवा रहे हैं, उन्हें एक तरीके से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की। और इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे किसी का बाप भी बंद नहीं करा सकेगा अगर IR के आगे आपने इस तरीके से बंदिशें पैदा कर दी तो। अब चलते हमारा प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा है वो है कौन बनने जा रहा है DG FIA। बड़े लोगों ने कोशिश की थी, खुद सिंध से जो है
डॉक्टर अमीर शेख जो है उसके मजबूत तरीन उम्मीदवार थे, बड़े चक्कर लगाए बशीर मेमन के घर के, और उसके अलावा खुद वजीर आज़म पाकिस्तान जो है काकड़ साहब के भी रुफका के बड़े उन्होंने चक्कर लगाए, लेकिन कोई दाल नहीं गली और न ही गलने वाली है। और जो अफसोसनाक वाक़या पन्नू आकिल का रुनुमा हुआ पिछले दिनों, जो हमारे प्रोग्राम में रिपोर्ट किया खुद मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी इमदाद सोमरो ने अपनी एक रिपोर्ट में, तो उससे तो रही सही कसर भी पूरी। कहा जाता है कि उसकी आईजी सिंध ने एक मरबूत इंक्वायरी करवाने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है कि किस तरीके से सोमरो नामी एक गरीब काश्तकार पर जो बहीमाना तशद्दुद किया है बशीर शेख ने, जो कि इन दो अफसरों के एसएसपी सखर और डीजी बनने के ख्वाहिशमंद अमीर शेख के करीबी रिश्तेदार खुद को जाहिर करते हैं, और ख़ुद वहाँ के लोगों का कहना है, सियासतदानों का, कि हाँ ये इनके करीबी रिश्तेदार है, ख़ुद अमीर शेख पन्नू अक्ल के रहने वाले हैं, ज़ाहिर ताल्लुक़ रिश्ता तो उनका बनता है, इसी वजह से वो इतने अकड़ते, और इसी वजह से उन्होंने जो है एक गरीब काश्तकार पर महज इसलिए तशद्दुद किया था कि उन्होंने जो है सरकारी नर्क पर जो है इनसे जो है खाद खरीदने का जुर्म किया था, गुनाह किया था, जिस पर उनको इतनी बदतरीन सज़ा दी गई तशद्दुद की शक्ल में। और फिर सोने पे सुहागा जो है वो जाली मेडिकल भी उन्होंने बनवा लिया पुलिस की मदद से, ताकि अगर ये कोई मुकदमा करेगा तो हम सखर में जाके इसके खिलाफ काउंटर केस करके इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। बाद में ब्लैकमेल किया भी गया पुलिस के स्तर पर कि भाई ये आप कोई कार्रवाई ना करे वरना आपके खिलाफ दहशतगर्दी के भी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। तो अब सवाल ये कि इतने बड़े अफसोसनाक वाक़े के बाद क्या DGFIA बन सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और क्या सखर के जो मौजूदा SSP है जुबैर नज़ीर शेख अपनी पोस्ट पर रह सकेंगे? मेरा ख्याल है कि उन्हें रहने का इखलाकी और कानूनी तौर पर अब कोई जवाब बाकी नहीं रहा। सबसे सवाल ये पैदा होता है कि कौन बनने जा रहा है DGFIA। इस्लामाबाद से हमारा नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक नया DGFIA जो है वो मशरूत हो चुका है खुद पंजाब के 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज से। यानी अगर इस वक्त जो वहाँ के IG हैं अनवर उस्मान, अगर वो इलेक्शन में जो है मुस्लिम लीग नून को उनकी मतलूबा नशिस्तें जितवाने में जितनी ज़्यादा धांधली करवा सकते हैं और उसमें कामयाब हो जाते हैं, तो उस सूरत में तो उन्हें DGFIA की जो एक पोस्ट जोली में डाल दी जाएगी। अगर वो ये मतलूबा नताइज बरामद नहीं कर सकेंगे तो पूरी के चक्कर में आदि से भी जाएंगे। वो DGFIA तो कुजा वो IG पंजाब भी नहीं रह सकेंगे। ये उनको कह दिया गया है, नविश्ते दीवार उनको दिखा दिया गया है कि इन्हें पढ़ ले। अगर आपने पंजाब से जो नशिस्तें चाहती है कि मुस्लिम लीग नून, अगर वो उनको आप दिलवाने में कामयाब हो जाओ तो फिर समझो कि आपको 8 फरवरी के बाद जो है DGFIA लगा दिया जाएगा। तो अब DGFIA की ये अहम तरीन पोस्ट इतनी ज्यादा कंडीशनल बना दी गई है, ये कहना है खुद FIA के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।